हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 वायु की पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है वो थोड़ी लेंदी है, इस वजह से मैंने इसे डिवाइड कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब आप पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे मौसम एवं जलवायु से। यहाँ लिखा है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। जब किसी कंट्री के बीच में क्रिकेट मैच होती है, क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या बारिश होगी, क्योंकि अगर बारिश का मौसम होता है तो सभी सोचते हैं कि अगर बारिश होगी तो मैच नहीं होगा। क्या दिन साफ़ होगा, धूप निकलेगी, अगर दिन साफ़ होगा, धूप निकलेगी तो ही क्रिकेट मैच खेला जाएगा। जो क्रिकेट के फ़ैन होते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, वो हमेशा ये अनुमान लगाते हैं। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वो है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। यहाँ लिखा है कि अगर हम ये कल्पना करें, अगर हम ये इमेजिन करें कि हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो एक रेडियो है और हमारा जो दिमाग है वो उसके स्पीकर है, तो इसी एग्जाम्पल को समझते हुए लिखा गया है कि मौसम वो है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल के हर एक घंटे और दिन प्रतिदिन यानी रोज की स्थिति को मौसम कहा जाता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, यानी कि अगर मौसम में ह्यूमिडिटी हो, अगर मौसम गर्म हो, किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। जब हवादार मौसम होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, हम सभी घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है और जो मौसम होता है वो सुबह में कुछ और हो जाता है, शाम को कुछ और हो जाता है। इस तरह से वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। लेकिन लंबे समय तक जब एक ही जगह पर एक ही तरह का मौसम रहता है, उस स्थान की वो जलवायु बताता है। जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें, वहाँ पर मौसम हमेशा गर्म रहता है, इसलिए वहाँ की जो जलवायु होगी वो क्या होगी? वो गर्म जलवायु होगी। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक यानी रोज का पूर्वानुमान क्यों करते हैं कि इस दिन कैसा मौसम रहेगा। हम अपने दैनिक जीवन में मौसम का पूर्वानुमान इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चलता है कि किस दिन किस तरह का मौसम होगा। यहाँ लिखा है तापमान यानी कि टेम्परेचर। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं यानी कि रोज़ आप जिस टेम्परेचर को फील करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर अगर हाई होगा तो हमें गर्म लगेगी, अगर उसका टेम्परेचर अगर लो होगा तो हमें ठंड लगेगी। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं और हवा में मौजूद जो ताप होती है, जो गर्मी होती है और जो ठंडापन होता है, उसके परिमाण को ही, उसके रिजल्ट को ही, उसके परिमाण को ही तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। यानी कि वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि दिन में गर्म रहेगा, गर्मी रहेगी और रात में ठंडा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो मौसम है, जो ऋतु है, उसके अनुसार भी जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। जैसे कि जाड़े की ऋतु में ठंड ज़्यादा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज़्यादा होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, यानी कि गर्मी का मौसम सर्दी के मौसम से ज़्यादा गर्म होता है। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अब तापमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पर
किसी जगह अलग टेम्परेचर होता है, किसी जगह अलग टेम्परेचर होता है। तो इसे कौन प्रभावित करता है? वो आतपन प्रभावित करता है। आतपन किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। यानी कि सूरज से आने वाली वो एनर्जी, वो ऊर्जा जिसे हमारी अर्थ रोक लेती है, उसे ही आतपन कहते हैं। आगे लिखा है, आतपन यानी सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आतपन जिसे सूर्य तप भी कहते हैं, यानी सूरज की जो तप है, सूरज की जो लौ है, सूरज की जो गर्मी है, उसकी जो मात्रा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है। यानी कि ये जो हमारा अर्थ है वो दो भागों में बटा होता है, विषुवत रेखा से बटा होता है, और इसे क्या कहते हैं? जो बीच का जो इमेजिनरी लाइन होता है उसे इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होती है, और जब ऊपर की ओर जो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी तरफ उसका तापमान घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? अब यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? ध्रुव बर्फ से इसलिए ढके होते हैं क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। सूरज की रोशनी हमेशा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, लेकिन ध्रुवों की ओर ये तिरछी पड़ती है, और यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो नहीं पहुँच पाती। इस वजह से यहाँ हमेशा ठंडा बना रहता है, और इसी वजह से जो नॉर्थ पोल और ध्रुव पोल होते हैं वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहते हैं, और ये जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ जमे होते हैं, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ से ये एरिया ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। यहाँ लिखा है कि अगर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पृथ्वी पर इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, यानी कि गाँव के मुकाबले में जो शहर होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ पर कल कारखाने होते हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से गाँवों के मुकाबले नगरों का यानी शहरों का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ लिखा है कि दिन के समय में सड़कें जो कि एसाफेल्ट से बनी होती हैं और भवन जो कि धातु और कंक्रीट से बने होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और रात के समय वो ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं, यानी कि वो ठंडे हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ लिखा है कि जो शहर के भीड़ वाले जो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं वो गर्म हवा को रोक लेते हैं, जिससे कि जो शहर का तापमान है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब ऊंचे ऊंचे जो भवन होते हैं, जब पृथ्वी की जो ऊष्मा जब पृथ्वी से निकलती है तो ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वो सूरज की रोशनी जब आती है तो ये जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है, और इससे जो गर्मी है वो जो वापस वायुमंडल की ओर जाती है, तो ये जो भवन हैं बड़े बड़े इसे रोक लेते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं। जब ये अर्थ गर्म होती है तो आसपास की हवा भी क्या होती है? गर्म हो जाती है, और ये जो बिल्डिंग है इसी गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे जो शहरों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर कुछ मौसम संबंधी यंत्र दिए गए हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जिससे तापमान मापा जाता है उसे तापमापी कहते हैं। जिससे वायुदाब मापा जाता है उसे वायुदाब मापी कहते हैं। जिससे वर्षा की मात्रा को मापी जाती है उसे वर्षा मापी कहा जाता है। जिससे पवन की दिशा जो दर्शाता है ऐसे यंत्र को वात दिग्दर्शी कहते हैं। यहाँ लिखा है तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। जब हम टेम्परेचर को मापते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है, जो मानक इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी कि जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो बर्फ़ जमता है, और अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक हो तो पानी उबलता है।
यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। यानी कि चांद पर हवा ही नहीं है और इसलिए वहाँ पर हवा का दबाव भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से एक बनाई जाती है उनके लिए पोशाक, वो सुरक्षित होती है और हवा से भरी हुई होती है। और वैसे यात्री जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। यानी कि अगर वो अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहनेंगे अंतरिक्ष यात्री तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा, यानी कि कोई भी पर्सन होता है उसके बॉडी के अंदर से भी प्रेशर पड़ती है बाहर की ओर, और बाहर में जो हवा होती है उसका प्रेशर पड़ता है इंसान के बॉडी की ओर। तो इस वजह से ये बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर चांद पर जाए कोई इंसान, वहाँ पर तो हवा है ही नहीं, वहाँ पर वायु दाब है ही नहीं, और बाहर से वायु का जो दाब है वो नहीं होने की वजह से इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर से अगर दाब पड़ती है, उसके अंदर से अगर विपरीत बल लगता है, विपरीत जो फोर्स है वो लगती है, तो इससे जो इंसान के जो नस होंगे वो फट सकते हैं और अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। यानी कि उनके अंदर की जो नस है वो फट सकती है और उसमें से ब्लड निकल सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब के बारे में। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। यानी कि ये जानकर आपको हैरत होगी कि जो हवा है वो हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ, हाई प्रेशर के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हम इसे फील नहीं कर पाते हैं जब हमारे वायुमंडल की जो वायु है हमारे ऊपर हाई प्रेशर लगाती है, तो हमें इसका एहसास नहीं होता है। हमें एहसास इसलिए नहीं होता है क्योंकि वायु का जो दबाव होता है, वायु का जो प्रेशर होता है वो हमारे ऊपर सभी डायरेक्शन से लगता है और हमारा शरीर भी, हमारे शरीर के अंदर से भी एक ऑपोजिट प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से मेंटेन बनी रहती है और हमें जो बाहर की जो हवा है, जो प्रेशर लगती है, वो हमें महसूस नहीं होती है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर, यानी कि अर्थ के सरफेस पर वायु के भार द्वारा, यानी कि जो हमारे वायुमंडल में जो हवा है इसमें भार होता है, इसके भार की वजह से जो अर्थ के सरफेस पर जो प्रेशर लगाई जाती है इसे वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जो वायु का जो प्रेशर है वो तेजी से गिरने लगता है, यानी कम होता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। समुद्र के स्तर पर, यानी कि समुद्र पर जो एयर का प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है और जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो यही एयर का जो प्रेशर होता है वो घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है और जो एयर प्रेशर है, जो वायु दाब है, उसका जो क्षैतिज वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी जगह पर, वहाँ के जो उपस्थित वायु होती है उसका जो ताप होता है, उसकी जो गर्मी होती है उसी के द्वारा प्रभावित होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो ऊपर की ओर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है और जब ऐसे वायु जो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है ऐसे क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। यानी कि जो निम्न दाब होती है, जो लोअर प्रेशर होती है, वो किसके साथ जुड़ा होता है? बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पर टेम्परेचर कम होती है
वहाँ की जो हवा होती है वो ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। और चूँकि वायु ठंडी होने की वजह से ये भारी होती है, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और जो भारी वायु होती है वो उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। यानी कि अगर गर्म वायु जिस तरफ होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, वहाँ निम्न दाब बनता है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और अर्थ के सरफेस पर रहती है, और इसकी वजह से वो भारी होने की वजह से उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, और उच्च दाब की वजह से क्लियर और साफ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यानी कि जहाँ पर उच्च दाब होता है मीन्स कि वहाँ पर जो ठंडी हवा है वो होती है और उसमें भार होता है, और जब हवा गर्म होती है तो ये ऊपर की ओर उठती है। तो जो भारी हवा होती है, जो वायु होती है, वो इस जगह को भरने के लिए इस तरफ जाती है, और उच्च दाब क्षेत्र से वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ लिखा है पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कि जिस तरफ से पवन आती है उसी के आधार पर उसका नाम होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पश्चिम से आने वाली जो पवन होती है उसको पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।